हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम मगध राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मगध जो महाजनपद का एक विशाल साम्राज्य बना, वो कैसे उसका उदय हुआ विशाल साम्राज्य के रूप में। तो आज हम ये छोटी क्लास रहेगी मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आप कहीं मत जाइएगा और पूरा इस क्लास को देखिएगा। अब यहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। हम इतिहास के बारे में यहाँ से क्लासेस चलेगी हमारी, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो मगध राज्य है, मगध महाजनपद का एक विशाल साम्राज्य के रूप में कैसे उदय हुआ, ये हम जानेंगे आज मगध राज्य के बारे में। देखो, मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे। कौन कौन से शासक थे मगध के? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया। अब देखो, मगध राज्य में कौन कौन से राजा हुए, ये सबका हमें विवरण दिया हुआ है यहाँ पे। हमें सबको लर्न कर लेना है कौन थे मगध के साम्राज्य को चलाने वाले। एक था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया, यानी मगध साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया और उसको शक्तिशाली बनाया, ठीक है। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की, जैसे पैदल रथ था, घुड़सवार थे और हाथी सम्मिलित थे। उन्होंने किस सेना का प्रयोग किया, उन्होंने कैसी सेना तैयार की, मगध के राजा ने किस तरह की सेना तैयार की? पैदल चलने वाले सैनिक थे, उसमें रथ थे जो रथों में चलते थे, ऐसे सैनिक थे। घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार होकर लड़ने वाले थे, और हाथी पर लड़ने वाले योद्धा थे, ठीक है। इस तरह की उसने सेना बनाई। उसमें हाथी भी सम्मिलित थे, हाथियों का भी प्रयोग होता था, घोड़ों का भी प्रयोग होता था, रथ का भी प्रयोग होता था, और कुछ सैनिक पैदल ही लड़ते थे। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप से बहुतायत में थे, यानी उस टाइम में मगध राज्य का जब साम्राज्य दूर दूर तक फैल रहा था, उसका प्रसिद्धि दूर तक फैल रही थी, उस समय उस काल में, मगध काल में हाथी जो थे वो बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते थे। मगध राज्य के उदय में वहां की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम भूमिका निभाई, यानी अहम योगदान दिया, यानी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी वहां की। यहाँ की नदियां गंगा, सोन तथा चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी। यहाँ की जो नदियां थी, कौन कौन सी? गंगा, सोम नदी, चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी। ये नदियां कृषि और जो यातायात को बहुत ही मजबूत बना रही थी। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। कहते हैं ना, खदानें, वो गुफाएं होती थी, खादान होती थी बहुत ही, और जिसमें लोहे का आविष्कार होता था, लोहा निकलता था जिसमें से। उन्हीं लोहे के आविष्कारों से, उन्हीं लोहे की धातुओं से औजार बनाए जाते थे, हथियार तैयार किए जाते थे। मगध में लोहे की बड़ी खदानें थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। मगध क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, उसमें बहुत ही अच्छी फसल पैदा होती थी और वो पैदावार से लोग अपना जीवन यापन करते थे। इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिससे कृषि में भी सहायता मिलती थी। नगरों के उदय एवं धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया।
नगरों का उदय हुआ और धातु के सिक्कों के प्रचलन ने, उस टाइम धातु से सिक्के बनाने लगे थे, धातुओं से, जैसे सोने के सिक्के और सॉरी जैसे लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के, ऐसी धातुओं का प्रयोग करने लगे थे सिक्के बनाने में। तो इस उससे क्या हुआ, उससे साम्राज्य की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब कर प्राप्त होता था। जो कर या जो टैक्स उस समय लेते थे उसको चुंगी कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुंगी कर कहा जाता था। इस साम्राज्य का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। यहाँ पर लोग अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपना काम कर सकते थे और यहाँ पर लोगों को खुली ही स्वतंत्रता थी। ठीक है, किसमें? मगध राज्य में। मगध के प्रमुख राजवंशों का हम यहाँ चर्चा करेंगे। हर एक वंश के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, हर एक वंश में कौन कौन थे? मगध का ही थे ये, मगध राज्य के हर्यंक वंश। देखो, इसमें सबसे पहले आता है बिंबिसार। इस वंश का प्रथम जो शक्तिशाली शासक था वो था बिंबिसार, जिसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी लगा लो 44 से लेकर 92 तक उसने शासन किया। कई सालों तक उसने शासन किया। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उसने वास्तविक तौर पर साम्राज्य का संस्थापन किया, साम्राज्य को सुदृढ़ किया। बिंबिसार ने अंग राज्य को विजित कर मगध का विस्तार शुरू किया, मगध का विस्तार शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त किया। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त कर दिया और मगध की आरंभिक राजधानी किसको बनाया? गिरिव्रज को बनाया, राजगृह को बनाया। अब देखिए, बिंबिसार के बाद जब उसने अजातशत्रु को राजा बनाया तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसने 492 ईस्वी पूर्व से देखो, बिंबिसार ने तो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 544 ईस्वी से लेके 492 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अंगवंश का जब शासक इसको बना दिया गया अजातशत्रु को, उसके बाद इसने ईसा मसीह के जन्म के बाद से, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ 544, मतलब 544 तो हो गया ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पहले, और 492 हो गया ईसा के जन्म के बाद का समय। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना। वह इतिहास में कुणिक नाम से भी चर्चित हुआ। किस नाम से चर्चित हुआ? कुणिक नाम से। नोट कर लेना ये। अजातशत्रु ने दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत, बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद, बहुत छोटे बड़े उतार चढ़ाव देखने के बाद, काशी व वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। किसको जीतकर? काशी को जीता और वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया और मगध साम्राज्य का और विस्तार हो गया। ठीक है। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की जो सप्तर्षि गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। किसमें? सप्तपर्णी गुफा। कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। ये सभा कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में यह सभा आयोजित की गई। अजातशत्रु की 460 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसी के पुत्र उदयन ने उसका वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। अब उदयन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, पहले था बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध राज्य का
जो संस्थापक था। उसके बाद उसका पुत्र आया अजातशत्रु। अजातशत्रु के पुत्र ने उसको मार दिया और खुद राज्य का शासक बन गया। अब कौन था वो? उदयन। अब उदयन के बारे में हम जान लेते हैं। उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 445 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने गंगा व सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, कुसुमपुरी, पाटलिपुत्र को और क्या कहते हैं? कुसुमपुरी भी कहते हैं, नामक नगर की स्थापना की। उसे अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ पे था ये पाटलिपुत्र? उसने गंगा व सोम नदियों के संगम पर, गंगा व सोम नदियों के संगम पर जो पाटलिपुत्र था, बसा हुआ था, कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। वहां पर, कहाँ पर की? गंगा व सोम नदी के किनारे पर इसने पाटलिपुत्र को बसाया और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। अपनी नगर की राजधानी कुसुमपुरा यानी पाटलिपुत्र को बनाया। वे जैन धर्म के अनुयायी थे। वे जैन धर्म को मानते थे। वे अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी शासक थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जिसे शिशुनाग नामक अमात्य मंत्री ने 400, अमात्य किसको बोलते हैं? मंत्री को बोलते हैं। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अमात्य का दूसरा नाम बताइए कि अमात्य को और भी क्या कहते हैं। तो अमात्य का मतलब है मंत्री। ने 412 ईस्वी पूर्व में समाप्त कर मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए सॉरी, देखो ये है बिंबिसार। देखो सॉरी, देखो ये है बिंबिसार, ये है अजातशत्रु और ये है उदयन। ठीक है, चलिए ये महापद्मानंद जी हैं। ये शिशुनाग वंश। देखो अब हर्यक वंश खत्म, उसके बाद क्या चला? शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक ये हर्यक वंश चला। इसमें क्या हुआ देखते हैं। इस वंश के संस्थापक एक शासक शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। किसका विस्तार किया? मगध साम्राज्य का, और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। इस वंश के संस्थापक एवं शासक शिशुनाग। इस वंश के संस्थापक कौन था? इस वंश को किसने स्थापित किया? शिशुनाग ने स्थापित किया। और उसने क्या किया? उसने किया कि अवंती तथा वत्स राज्यों को, अवंती नामक और वत्स नामक 2 राज्य थे, उन दोनों को अपने अधिकार में ले लिया और मगध राज्य में मिला लिया और उसका विस्तार किया, उसको और भी बढ़ा दिया। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने के हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाखी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र तो थी ही मगध की राजधानी, लेकिन उसके अतिरिक्त उसने वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। किसके लिए? वज्जियों को नियंत्रण करने के लिए। वज्जी भी कोई वंश होगा तो उनको नियंत्रित करने के लिए उसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र कालाशौक काकवर्ण ने 366 ईस्वी पूर्व में शासन किया। उसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा हुई। पहली बौद्ध सभा हुई थी उसमें हर्यक वंश में। अब इसमें क्या हुई? अब यहाँ पे नागवंश में हुई, वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसने 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया
महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और राजवंश की स्थापना की, नए राजवंश की स्थापना की, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नंद वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये नंद वंश के बारे में हमारे पास सारी डिटेल आ गई। अब नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे महापद्मानंद जी इस वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद जी थे। उसने विशाल सेना बनाई और इसके प्रभाव को इक्ष्वाकु, कुरु, शूरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। महापद्मानंद ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। महापद्मानंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पंडुक, महापद्मानंद का पुत्र कौन था? पंडुक, उसका पुत्र था पंडुक। उस पंडुक ने को शासक बना, लेकिन वह अयोग्य शासक था। वह शासन करने में योग्य नहीं था। उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वह शासन की नीति कूटनीतियों को समझ सके। इसके बाद कई शासक थोड़े थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठे और अंत में इस वंश का अंतिम शक्तिशाली जो शासक था वो था धनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। उसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, परंतु वह प्रजा में अलोकप्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने कौटिल्य की सहायता से 322 ईस्वी पूर्व में मगध पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को हराकर नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चलिए ये हमारा आज इतना ही था। आगे से अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज्यादा नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? बताइए। गिरिब्रज थी, मथुरा थी, पाटलिपुत्र या कलिंग? इन चारों में से कौन सी है? आपको ऑप्शन बता देना है और कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के, और फिर ABCD या क ख ग जो भी है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो के नीचे। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद्र मौर्य, धनानंद, पंडुक, महापद्मानंद। तीसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। किन 16 महापद? भगवती सूत्र की या आदि पुराण की या अंगुत्तर निकाय की या मूलाचार की? चौथा है, अजात शत्रु को इतिहास में खालिस्तान नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अशोक के नाम से, पंडुक के नाम से, कुणिक के नाम से या फिर महापद्मानंद के नाम से? ठीक है, चलिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।